अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज जिस स्टोरी पे हम बात करेंगे वो हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान के ऊपर जो गर्दिशी कर्ज़े हैं उस हवाले से और IPPs के हवाले से और हमारी जो वाबडा कह लें, MEPCO कह लें, गेस्को अपना फेस्को, इस हवाले से जो आए दिन यूनिट्स कभी बढ़ाए जा रहे हैं, कभी कम किए जा रहे हैं, रेट्स उतार चढ़ाव आ रहा है उस हवाले से। और इस हवाले से हम बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह आज भी राना तारिक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बहुत शुक्रिया आपका भी। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, ये जो गर्दिशी कर्ज़े हैं इससे छुटकारा कब पाया जाएगा? हमारी जो आवाम है वो कब इससे जान छुड़वा पाएगी अपनी? सर मैं आपको एक यूनान का किस्से से ये कहानी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। एक सेसिफस नामी बादशाह था, उसको यूनानी खुदाओं ने सज़ा दी कि वो सुबह पत्थर उठाएगा और शाम तक पहाड़ पे चढ़ेगा और वो पत्थर, उसने भारी पत्थर था, वो पहुंचाएगा। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ता वो पत्थर गिर नीचे फिर आ जाता। ठीक है, हमारे साथ भी यही हो रहा है कि जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है और बिजली के बिल हैं उसकी हालत भी ऐसे ही होती है। थोड़ा सा ऊपर कहीं जाते हैं फिर वो पत्थर इनके ऊपर आ जाता है, गिरता है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने 18 गर्दिशी कर्जा ख़त्म नहीं करना, कर्जे पे कर्जा लेना है। 18 मुकामी बैंकों से 1225 अरब का नया उधार कह लें या कर्जा इन्होंने लिया है, और ले लिया पहले गर्दिशी कर्जों को उतारने के लिए पहले एक और कर्जा। अब सवाल ये है कि ये कर्जा उतारेगा कैसे? अब बैंकों ने मुफ्त तो नहीं दिया होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। बैंक इंटरेस्ट भी लेगा इस पे और असल भी लेगा, तो ये कौन अदा करेगा? अवाम अदा करेगी। इसमें से इन्होंने 565 अरब रुपया तो फौरी IPPs को देना है। सर ये IPPs की क्या कहानी है, क्यों IPPs का देखें ना, IPPs की कहानी गिलानी साहब इस तरीके से है कि IPPs जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वही इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के मालिक हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसे एग्रीमेंट किए कि आप बिजली पैदा करें ना करें, आपको पेमेंट, कैपेसिटी पेमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो आपको मिलेगी। अब इस वक्त 46,000 मेगावाट तक के प्लांट लगे हुए हैं बिजली पैदा करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है हमारे मुल्क में? वो प्लांट तो लगा लिए इन्होंने, जो हमारा तरसीली निज़ाम है, जो जिसको ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं, वो सिर्फ 28,000 मेगावाट की कैपेसिटी का लोड उठा सकता है। इससे ज़्यादा लोड नहीं उठा सकता। अब ये 28 और 46 आप देख लें, फर्क 18,000 मेगावाट का फर्क है। वो आप पैसे दे रहे हैं उनको बिजली इस्तेमाल। फिर ऊपर से जो इन्होंने सोलर सार्फिन को मतलब आए नेट मीटरिंग हुई, 8,000 मेगावाट बिजली ऐसी है जो नेट मीटरिंग के जरिए से इनको मिल रही है जी। और तकरीबन कोई 14,000 मेगावाट ऐसा है जो लोग शाम को मतलब दिन में वो सोलर से इस्तेमाल करते हैं, रात को वापडा से ले ली बिजली, और उसके बाद कुछ लोग बैटरियों का सिस्टम है, रात को अपनी बैटरियां इस्तेमाल करते हैं। अब जो IPPs हैं इनको 565 अरब मिलेगा फौरी। अभी इन कर्जा लेने के बाद दिया जाएगा 1225 अरब का कर्जा लेने के बाद IPPs को क्लियर करने के लिए क्लियर फिर भी नहीं होंगे, क्योंकि 2100 अरब से ज्यादा की कैपेसिटी के पेमेंट है। ये सिर्फ ये है कि उनको थोड़ा रोकने के लिए गया, आप फिलहाल ये चूरम पानी ले तो उसके बाद अब बाकी जो कर्जा 1225 अरब में से बच जाएगा, वो जो 565 तो दे दिए इन्होंने IPPs को, जो बकाया रकम बचेगी वो पुराने कर्जे उतारने में इस्तेमाल होगी, मतलब कर्जों पे कर्जा। अच्छा, दूसरी फिर ये देखें ना कि बोझ किस पे आएगा? ये गरीब आदमी पे आएगा। ठीक है, बैंक ये पैसा मुफ्त तो नहीं दे रहे, बिल्कुल ठीक है, इस पर भारी सूद भी लगेगा, बिल्कुल, और हुकूमत इस सूद और असल की रकम की वापसी अब आपके बिजली के बिलों में नए टैक्सेस और सरचार्ज लगा के लेगी। अभी वो मैं चलती है गुफ्तगू तो मैं बताता हूँ वो कितना सरचार्ज बिलों में लगने जा रहा है। अच्छा, फिर नाकामी की सवाल ये आता है ना कि भी आप कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं जबकि आपकी इनकम भी तो हो रही है ना, तो नाकामी की वजह क्या है? नाकामी की वजह ये है कि हम जो ना बिजली चोरी को रोकते हैं, ना लाइन लॉसेस वो करते हैं, उसके बाद इन कंपनियों में जो बद इंतजामी इस वक्त मौजूद है, अफसरान बैठे हुए हैं, अब बैठे हुए हैं और वो लाइन लॉसेस की तरफ जा नहीं रहे।
میں نے ایک نیپرا کی رپورٹ پڑھی، نیپرا نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو ٹارگٹ دیا کہ آپ کے لائن لاسز 11 مختلف تھے تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی. میپکو کو کہا کہ 11.33 سے اوپر آپ کے لائن لاسز نہیں ہونے چاہیے. ان کے 17 پہ پہنچے ہوئے لائن لاسز. اچھا یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں رانا صاحب. جی کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک خبر بریک کی تھی. جی. ملتان کی ایک سب ڈویژن بھی اور ڈویژن میں ایک ایشو بنا تھا. ایشو یہ بنا تھا کہ وہاں پر یہ جو آپ نے دیکھا کہ آج کل لوگوں نے سولر لگوائے ہوئے ہیں, نیٹ میٹرنگ کروائی ہوئی ہے, اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی آپشن ہوتی ہے. جو آپ ایکسپورٹ کریں گے وہ ظاہر سی بات آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے. اور وہاں پر ایک نیچے باقاعدہ طور پہ ایک وہ خانہ بنا ہوتا ہے بل میں, جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ کیے ہوئے یونٹ اتنے ہیں, اتنے بقایا بچ رہے ہیں. اس میں اس وقت انہوں نے وہ تمام تر اس سب ڈویژن کے صارفین کے 0 کر دیے تھے لائن لاسز کو پورا کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اس طرح کی آنکھ مچولی, اس طرح کی چیزیں کب تک ایسے ہوتی رہیں گی؟ جو بیٹھے ہیں حکمران ان کو نظر کیوں نہیں آتی یہ چیز؟ نظر سب آتا ہے. دیکھیں نا کہ جب تک آپ اپنے انتظامی معاملات نہیں ٹھیک کریں گے تب تک یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ عموماً یہ ہے کہ ہمارے ہاں یونین بازیاں شروع ہو جاتی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر. لوگ کام نہیں کرتے, وہی لوگ پھر ہرڈلز ڈالتے ہیں, پرابلمز کریٹ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی انتظامی معاملہ ہے. جب تک آپ کا انتظامی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا, انتظامیہ طور پہ سٹرونگ نہیں ہوگی, تب تک یہ مسائل آپ کو فیس کرنا کوئی حل ہے؟ آپ کیا لگتا ہے آپ کو کیسے سٹرونگ ہوگی؟ یونین ختم کرنی پڑے گی؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ وہ میں نے شاید آپ سے ایک دفعہ بات کی تھی کہ انویسٹمنٹ تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. جی بالکل. اس کے بعد اگر اس ادارے کو یا کسی ڈپارٹمنٹ کو کوئی چیز چلاتی ہے وہ ڈسپلن چلاتا ہے, رولز اور ریگولیشنز چلاتے ہیں. ہمارے ہاں رولز اور ریگولیشنز تو ہیں پر ان پہ عمل نہیں ہے, امپلیمنٹ کوئی بھی نہیں ہے, جس سے ہمیں یہ مسائل کا سامنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری جب 28,000 میگا واٹ بجلی کی ترسیلی لائن ہے جو ٹرانسمیشن لائن ہے, تو وہ 46,000 بجلی آپ کو کیسے کرے گی؟ آپ کا گرمیوں میں تھوڑا سا ہی وہ تاریں اتنی بوسیدہ اور پرانی ہو چکی ہیں, اوور لوڈ ہوتی ہیں, تو وہ اوور لوڈ ہوتی ہیں تو آپ کا سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے. تو ہم نے ترسیلی نظام کی طرف تو توجہ ہی نہیں دی, جس کی وجہ سے لائن لاسز بھی زیادہ ہیں. تو اب یہ نظام کون ٹھیک کرے گا؟ یہ نہ آپ ٹھیک کریں گے نہ میں ٹھیک کروں گا, یہ انتظامیہ ٹھیک کرے گی. انتظامیہ اپنی وقت گزاری میں ہے کہ چلیں جی مفت بجلی مل گئی, مفت یونٹ مل گئے, پیٹرول مل گیا, آپ نے کام کیا اور اللہ خیر صلی اللہ. پھر ایک کاغذوں میں بڑا ہیر پھیر ہوتا ہے. اوپر کے دیکھیں نا, اب جو اسلام آباد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گجرانوالا, لاہور, میپکو اور ادھر تو نہیں آتے نا, وہ تو جو رپورٹ آپ نے بھیج دی وہ کر دی. اب لائن لاسز کی انہوں نے تھوڑی سی کمی کی رپورٹ کی ہے, وہ سولر صارفین کی وجہ سے کی ہے, کیونکہ سولر صارفین کی بجلی تو گریڈ میں تو نہیں جا رہی, آپ کے نزدیکی ٹرانسفارمر میں شفٹ ہو جاتی ہے, وہیں سے پھر وہ بجلی دوسرے لوگوں کو چلی جاتی ہے جن کے پاس سولر کا نظام نہیں ہے. تو یہ اس طریقے سے لائن لاسز کام کر رہے ہیں. اور پھر ریکوریز کا بڑا ایشو ہے, دور دراز کے علاقوں میں ہے, ریکوری نہیں ہے. ریکوری خود نہیں کرنا چاہ رہے یا ویسے عوام کی طرف سے ریکوری ہو بھی نہیں رہی؟ عوام کی طرف سے بھی نہیں ہو رہی. اور دوسرا جو سرکاری ادارے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے ابھی, اس میں نے دیکھا ہے وہ تقریباً جو یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ آپ کی ملتان کی ہے 66 کروڑ کی ڈیفالٹر ہے, 66 کروڑ روپے میپکو کی, اور 100 روپے کا بل جمع نہ کرائے عام بندہ میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں. 2 ارب کی ڈیفالٹر ہے واسا 2 ارب روپے 2 ارب روپے کا ڈیفالٹر ہے. اسی طرح وہ پوری میرے پاس لسٹ ہے کہ کون کون سے ادارے کتنے کے ڈیفالٹر ہیں میپکو کے. اور ابھی انہوں نے ایک مہم شروع کی تھی میپکو کے جو سی او ہے, جو چیف انجینئر چیف آغا گل محمد زاہد صاحب, انہوں نے ریکوریز کیا 22 ارب روپے کی ریکوری ہے, رکی ذمے ہے لوگوں کے 22 ارب روپیہ 22 ارب روپے کی ریکوری. یہ ملتان اور اس کے ملتان ڈویژن میں میپکو پورا میپکو 13 اضلاع میں ہے, 13 اضلاع سے لے کے صادقاباد تک یہ تقریباً 22 ارب کی ریکوری. انہوں نے پھر بلا کے ایس ڈی اوز کو ایک میٹنگ کی, ایس سی کو, ایکس سی این کو, کہ بھی یہ ریکوری کریں آپ. تو وہ لامحلہ وہ ریکوری جو ہے وہ زیادہ تر تو ان سرکاری ڈپارٹمنٹس کی طرف ہی ہوگی نا, عام لوگوں کی طرف نہیں, عام لوگوں کی طرف بھی ہیں. ایک سسٹم ہے ایسا ہے نا کہ 1 میٹر ہوا ڈیفالٹر, جیسے ڈیفالٹ کر گیا, وہ پیسے لے دے کے کسی دوسرے نام سے میٹر چل گیا, اسی وہ ڈیفالٹ میں آ رہا ہے, اس کو وہ مستقل ڈیفالٹر کہتے ہیں نا آپ کے, کہ مستقل ڈیفالٹ, وہ پیسے تو ہیں نا ان کے, لیکن وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ صارف ہی نہیں ہے تو کیا کریں, بندہ ہوگا کنزیومر ہوگا تو جس کے نام پہ ہیں تو وہ پکڑیں گے. دوسرا یہ کہ ہم قرض لینے کے ماہر ہیں,
कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेने के माहिर, कर्ज लेने के माहिर हैं। हमने ये निज़ाम ठीक नहीं करना और ना इसके लिए कोशिश होती है। तो पहले ही लगता है ना कि अब महंगी बिजली के साथ जो है पाकिस्तान की सनत और आम आदमी का जिंदा रहने का जो ख्वाब है ना, ये ख्वाब ही रह जाएगा। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। उधर से आप जब कर्जा जिससे लेते हैं वो आपको डंडा करता है कि आप सब्सिडीज खत्म करें। जिस तरह अभी 200 यूनिट की सब्सिडी ये खत्म हो गई है, मतलब आम आदमी जो थोड़ा बहुत गरीब रिलीफ ले रहा था वो भी अब खत्म होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ उसको नहीं खत्म नहीं कर रहे, उसको उधर ऐड कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं ना, उनको लोग कहते हैं हमें उसका कोई खातिर खा फायदा नहीं है, फायदा भी नहीं है जो उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट ऐड ही नहीं है। तो वो अगर मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐड हूं और मेरे नाम पे मीटर नहीं है तो मुझे कहां से मिलेगी सब्सिडी? फिर ये मैं तो मीटर लगवाऊं पहले। तो मसला ये है ना कि ये कर्जों से मसले हल नहीं होंगे। वो मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि एक दफा की इन्वेस्टमेंट होती है, फिर रूल्स और रेगुलेशन आपको चलाते हैं, एसओपीज बनाए जाते हैं, एसओपीज आप उन पे अमल करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अपनी इंतजामिया को जरा स्ट्रॉन्ग करें और आपके मामला ठीक। लेकिन सियासी जब तक मुदाखलत खत्म नहीं होगी इदारों में तो कैसे बेहतरी आ सकती है? सियासी मुदाखलत देखें ना, जब तक इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ना, तब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। अब मिसाल के तौर पे किसी ने किसी सियासी जो शख्स है उसका कोई दोस्त बिजली चोरी में पकड़ा गया, उसने फोन कर देना कि जी छोड़ दो उसको, उसको छोड़ दिया गया, चाहे वो 10 लाख का नुकसान किया उसने, 10 करोड़ का किया हो या 10 रुपए का या 10 रुपए का, वो छूट जाएगा। तो जब तक इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होते तब तक हमारे मामलात हल नहीं होते। जब इदारे इंडिपेंडेंट होंगे, उनको पता है कि हम बगैर किसी प्रेशर के काम करेंगे, तो फिर वो काम को भी देखेंगे। फिर इसमें आईपीपी से छुटकारा मुमकिन है आवाम का, ये बता दें। देखें ना, अभी तो एग्रीमेंट लंबे हैं इनके 2040-45। इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं हो सकती कि जैसे रातों रात अपने लिए वो कानून बना के और रातों रात उसके ऊपर कानून साजी? देखें ना, इन्होंने एग्रीमेंट जो किए हैं ना, वो इंटरनेशनली जो लॉज है ना उनके मुताबिक किए हैं। अगर आप यहाँ पे वो करेंगे तो वो आलमी अदालत में चले जाएंगे, वो फिर आपको हर्जाने देने पड़ेंगे कि भी आओ बताओ कि जी क्या है। और एग्रीमेंट यानी कि उन्होंने आवाम को किसी सूरत भी भागने का मौका नहीं दिया, भागने का मौका नहीं दिया। उसकी रीजन ये है ना कि हुकूमत में खुद बैठे हैं। जितने भी आईपीपीएस प्लांट है, मेरे ख्याल है कि 60-70% ऐसे लोगों के हैं जो हुकूमत में इस वक्त हुकूमत में कहीं ना कहीं वो होते हैं। तो उनको आम आदमी का तो नहीं है ना। और फिर ये है कि इन प्लांट को बनाने के लिए हुकूमत ने कर्जे भी दिए, उन्होंने कर्जों से प्लांट बनाए और फिर वो कर्जे भी आपके पैसों से उतार दिए और आप पैसे भी कमा रहे हैं। बहुत खूब नाज़रीन, जैसा कि राणा साहब ने बताया कि हमारी शुरू से ये हमारा अलमिया चला आ रहा है, हमारी हुकूमतों का, कोई भी हुकूमत हो, कि वो पिछले कर्जे उतारने के लिए आगे नए कर्जे लेते हैं। और इसी तरह से अभी उन्होंने बताया कि जो गर्दिशी कर्जे हैं उसको लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद बैंकों से गवर्नमेंट ने कर्जे लिए हैं और उसमें आईपीपीज़ को भी अदा किए हैं कुछ पैसे, और कुछ पैसे जो हैं वो अपने उसमें बजट में रख के, जो अभी बजट आने वाला है उसमें उन्होंने वो अपने जो लॉसेज हैं उनको पूरा करना है। तो यहाँ पर हुकूमतों को भी चाहिए और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इस तरह के एसओपीज़ बनाए जाएँ जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके। नए प्रोग्राम में बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।